क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके सामने फिर से मौजूद है करंट अफेयर। 31 दिसंबर का आखिरी दिन आ गया आखिर। ठीक है, 2020 कई सारी चीजें हमें नई एक्सपीरियंस कराई और हो सकता है लॉकडाउन वाला टाइम हम लोग आने वाले समय में काफी सालों तक याद रखें, या फिर हो सकता है फिर से कुछ लॉकडाउन हो जाए। तो कुछ भी हो, हमें अपनी प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी जो है बढ़ा के रखनी है और अच्छे से अच्छा जो है खाना, अच्छा से अच्छा जो है जीवन यापन करना है, हेल्दी जीवन यापन करना है। ठीक, तो इसी संकल्प के साथ में मेरे ख्याल से आज का जो है करंट अफेयर चालू करना चाहिए। और ये जो करंट अफेयर है हिंदी इंग्लिश सभी मेजर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है ईपीएफओ का, यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का जो है हमारा पेड ग्रुप चालू है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं कि जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डेली हम लोग का मोडस ऑपरेंडी क्या है कि आपको रजिस्टर या फिर नोटबुक रखनी, जिसमें जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं और या फिर जो भी मैं एक्स्ट्रा इनपुट्स आपको बताता हूं, अभी आपको पता चलेगा कितनी सारी चीजें होती हैं, तो आपको उसमें लिखनी है और इसमें जो है मेंटेन करना है उसी रजिस्टर में। आखिरी में रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये। साथ ही साथ जो है आपका दूसरा मैप बुक है। मैप बुक आपको कौन सी, इंडिया के लिए ऑक्सफोर्ड और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपका जो है ओरिएंट ब्लैक स्वॉन, ये दोनों रखने हैं। इसके साथ ही साथ जो है आपको सिलेबस जो है, आप चाहे यूपीपीसीएस की, यूपीएससी की, बीपीएससी सबकी किसी के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस तो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पढ़े होने चाहिए और उसके बाद सिलेबस का वर्ड बाय वर्ड आपको जो है कंठस्थ तरीके से याद होना चाहिए सिलेबस। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारा मेजर फोकस है यूपीएससी के एग्जाम्स पर, तो आपको क्या है कि यूपीएससी का जो मेंस वाला सिलेबस है, क्योंकि अला प्रीलिम्स याला जो करंट अफेयर है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरलिंकिंग की जो मैं आपको कला सिखाता हूँ, उसका आज बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने एग्जाम्पल्स ढूंढे हैं और उसमें यहाँ पे बताऊंगा। मेंस का जो सिलेबस है वो आपको कंठस्थ तरीके से वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए। ठीक, तभी आप जो है जनरल रीडर की तरह नहीं, एग्जाम के एस्पिरेंट की तरह रिलेट कर पाओगे। ठीक, पहला हमारा क्या है, अडॉप्ट हेरिटेज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ढाका ने भाषण 4 पे आइलैंड पे जो है रिफ्यूजीज को भेज दिया। कौन है वो रिफ्यूजीज, इंडिया का कतर का क्या रिलेशनशिप है, कैसे क्या चीज आगे बढ़ रही है। स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड क्या इकोनॉमी से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग होस्टेड हुआ है हमारे 8 बीचेस पे, ये किससे संबंधित है, क्या चीज़ है। और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2020 में। ये वाला स्टेटमेंट सुन के कई लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि कई लोग को लगेगा कि हम तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी थे। तो अभी बताएंगे क्या है सच्चाई। देखिए, पहला जीएस पेपर 2 जो है हमारा यूपीएससी के मेन सिलेबस से पहला जो टॉपिक आ रहा है वो है जीएस पेपर 2 से। ठीक, वैसे ये कल्चर वाले पार्ट से भी हो सकता है। तो अडॉप्ट ए हेरिटेज धरोहर गोद ले परियोजना सिंपल सीएस की एक समीक्षा मीटिंग करी गई। इसका टैगलाइन क्या है, अपनी धरोहर अपनी पहचान। अब मतलब अपनी हेरिटेज अपनी रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल फैक्ट्स वाली बातें हैं। कुछ 27 एमओयू जो है साइन हुए। मोनूमेंट मित्रा जो है इसमें बनाए जाते हैं, जो इन साइट्स का देखभाल करते हैं, बेसिक एमिनिटीज सब देते हैं, वही सारी बातें हैं। कोई ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। वहीं डस्टबिन लगाना है, ईज ऑफ एक्शन, क्लीननेस, वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऐप जो है इसमें मल्टीलिंगुअल होता है, डिजी क्या कैयोक्स बनाए जाते हैं, टिकटिंग से साइनेज लगाए जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव डायरेक्शनल, वाईफाई ये सब लगाया जाता है। ठीक, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि साइंस की बात हो रही है और साइंस की बात में यूपीएससी क्या करता है, साइंस जो है थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक वालों की बातों की पूछ लेता है। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी है, संवर्धित वास्तविकता। अब इसमें क्या है, आप अपने कैमरा ऑन करोगे मोबाइल का, तो कैमरे के अंतर्गत क्या है कि आपका जो भी जो है वातावरण है जो दिख रहा है, उसमें कोई एक्स्ट्रा करेक्टर आ जाएगा। मान लीजिए लायन को बना दिया, अब लायन जो है वो आपको ऐसे लगेगा कि वहीं पे है, मौजूद है। ठीक, तो ये क्या है कि कैमरा हो गया और साथ में कोई चीज जो है ऐड हो रही है जो आपको लग रहा है असलियत में वहां पर है, बट है नहीं। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है कि पूरी चीजें सब कुछ नकली है। मतलब आप जो यहाँ पे मान लीजिए कैमरा ऑन कर रहे थे, तो आपके घर के अंतर्गत ये कोई लाइन आ गया, शेर आ गया है, वो वहां पे दहाड़ रहा है।
ठीक। लेकिन वर्चुअल रियलिटी में क्या, सब कुछ आप पूरी दुनिया ही जो है 360 डिग्री एक्सपीरियंस होता है इसमें, पूरी दुनिया इसमें वो है, आप किसी दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ठीक, वो वाली चीज़ है। और इसमें जो आपने देखा हो कि आंखों में कुछ पहनते हैं, ये फेसबुक ने कुछ ओकुलक्स करके कुछ इसका जो है लॉन्च भी किया था, अजीब से याद नहीं आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक, हटाओ। अडॉप्ट हेरिटेज क्या है, 27 सितंबर टूरिज्म डे होता है उस दिन, प्रेसिडेंट के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ही वो करती है। हमारी अपनी धरोहर, अपनी पहचान और कोलैबोरेटिव एफर्ट है। कई सारी मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व है, टूरिज्म, कल्चर, आर्कोलॉजिकल, पुरातत्व सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, स्टेट और यूटी की गवर्नमेंट्स और डेवलपिंग ये कर रहे हैं टूरिज्म एमिनिटीज। कहाँ पर, हेरिटेज, नेचुरल, टूरिस्ट प्लेस है, इन सब पे टूरिस्ट फ्रेंडली बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी आए और वहाँ जाके पैसा खर्च करें, सीधी सी बात है। ठीक, द प्रोजेक्ट एम क्या है, इनकरेज करना है कि कंपनीज को, अच्छा यहाँ पे लिस्ट दे सकता है कि बताइए इस वाली पर्टिकुलर स्कीम में, एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम में कौन कौन से लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ट्रस्ट या फिर न्यास, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं आप। हम जाके भी कहेंगे कि भैया ताजमहल को हम चलाएंगे, आज से हम टिकट बेचेंगे, शायद गवर्नमेंट हमें भगा दे वहां से, कोई बात नहीं, कोशिश करने में कभी हार नहीं होती। मॉन्यूमेंट मित्रा बनाए जा सकते हैं, इसी तरीके कई सारे मित्र बनाए गए हैं, जल मित्र बनाए गए हैं, और भी कई सारे हैं, एक बैंक मित्र भी है। ठीक, वही बात है मित्रों। ठीक, तो टेक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग एंड अपग्रेडिंग द बेसिक एंड एडवांस टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाओ और खूब ज्यादा जो है विजिबिलिटी, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट मॉडल करो सीएसआर के अंतर्गत। सीएसआर किसके अंतर्गत आता है, आपको कौन सा लॉ इसको बैकिंग देता है, कंपनीज एक्ट देता है। ठीक, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट जो है वो बड़े सोसाइटी के अंतर्गत तो काम कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आइसोलेशन में काम करता है। तो इस सोसाइटी के लिए कॉर्पोरेट की कुछ जिम्मेदारियां हैं। ठीक, तो उसके अंतर्गत कंपनी लॉ में इसको जो है मैंडेटरी कर दिया गया। कुछ कंपनीज में जिनके कुछ मानक उन्होंने दे दिए कि टर्नओवर और 3 साल का प्रॉफिट सब कुछ लगा के देखा जाए तो आपको 2% करना है, बस ये 2% याद रखो। ये वाली चीजें भी एक बार पढ़ सकते हो। ठीक, उसमें वही है कि जिनके आप मतलब हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, अब इंडिया गवर्नमेंट ने इनको एक और चीज बता दी, भैया तुम हेरिटेज संभालो। ठीक, कॉर्पोरेट ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करो और साथ में पैसा भी कमा लो। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, ऑपरेशन मेंटेनेंस भी सारा होता है। जीएस पेपर 2 से ही अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो क्या है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक, ये कार्ड ले लो और जहां भी जाना है, बस से जाना है, मेट्रो से जाना है, पूरे इंडिया में ट्रेवल करो सिर्फ उसी कार्ड से। ये कार्ड जो है अभी फिलहाल जो है दिल्ली मेट्रो पे चालू किया गया है, वो भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस पर, और ये रूपे कार्ड है। ठीक, रूपे किसका है, एनपीसीआई का है। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आरबीआई द्वारा प्रोमोटेड है। ठीक, इसी ने ही यूपीआई भी लॉन्च किया है, समझते रहना। ठीक, और ये ही संस्था जो है इंडिया में एटीएम को भी जो है ऑपरेट और इन सबको जो है देखरेख करती है। इसके बारे में आपको क्या करना है, इसकी वेबसाइट पे जाके अबाउट अस जरूर पढ़ना है। ठीक, समझ में आई बात। तो रुपए कार्ड जिनके पास है, डेबिट कार्ड, वो आप चला सकते हो। उसी से ही अभी दिल्ली मेट्रो से नई एक लाइन चालू होने वाली, उसमें भी हो जाएगा। पूरे देश में इसको लेके आना है। नंदन नीलेकनी, नंदन नीलेकनी ये इन्फोसिस के जो है बोर्ड मेंबर्स थे पहले, इन्होंने जो है इनकी कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था एनसीएमसी, ठीक, क्या, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाया जाए। नंदन नीलेकनी ये कमेटी थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, आरबीआई के द्वारा। ठीक, वही सारी चीजें बताई गई। 18 मंथ से जो दिए गए हैं 23 बैंक को रुपए डेबिट कार्ड वो कर सकते हैं। और ये जो है आपका एंटायर दिल्ली मेट्रो पे चलेगा 2022 तक। और इसमें ये है कि आपके पास अगर कार्ड है तो आप स्मार्टफोन के जरिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम हो जाएगा। मतलब आपकी जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है और आप वहां से गेट से निकलना चाहते हैं, आप वहां पहुंचे, वहां से पेमेंट हो गया, आप चले गए, ज्यादा कुछ इधर उधर कार्ड वार्ड कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। और ये फेज जो नया आने वाला, यहाँ पे भी एएफसी हो जाएगा। ये है क्या, वही है अम्ब्रेला प्राइम मिनिस्टर का जो है स्कीम का है इनिशिएटिव, वन नेशन वन कार्ड वाला। ठीक, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड,
ठीक, वन नेशन वन टैक्स की बात हुई थी लेकिन हो नहीं पाया है। ठीक, जीएसटी वाला कई सारी स्लैब्स बनाई गई। अच्छा, स्लैब्स के आपके वो याद है ना आपको, 0, 5%, 12, 18, 28, सही बता रहा हूँ कि कुछ गलत है बताइए? यही है ना 5 स्लैब। ठीक, इसके बाद जो है सीमलेस ट्रेवल है, बिसाइड रिटेल शॉपिंग, और ये सब भी कर सकते हो उसी कार्ड से जाके, मतलब एटीएम की तरह यूज कर लो। एमसीएमसी जो है लॉन्च किया गया था मार्च 2019 में। वन नेशन वन कार्ड की बात है। नंदन नीलेकनी कमेटी बनाई गई थी आरबीआई द्वारा, उन्होंने इसको जो है सेटअप करा था। ठीक, एनसीएमसी को फ्लोट किया था। अच्छा, ढाका जो है, जो कि किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की, जो कि कब हुआ था आजाद, 14 मार्च या अप्रैल, 14 अप्रैल है कि मार्च, एक बार बताइए जरा, 1971 में। ठीक, किससे आजाद हुआ था, पाकिस्तान से। कौन, पश्चिमी पाकिस्तान से। बांग्लादेश का पहले नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक, ढाका ने अब ये कहा है कि हम भाषण 4 आइलैंड पे जो रिफ्यूजीज हैं रोहिंग्या वाले, ठीक, रोहिंग्या कौन है बताऊंगा, उनको भाषण 4 आइलैंड पे करता है। अब मान लीजिए ये देखिए, ये आपका जो है इस तरीके से म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, नीचे वैसे दे रखा है डायग्राम, उसी में समझा दूंगा। तो यहाँ पे एक जो है 4, मतलब 4 का मतलब होता है बंगाली में फ्लोटिंग आइलैंड। फ्लोटिंग आइलैंड मतलब ये आइलैंड जो है यहाँ पे सिल्ट यानी कि गाद, सिल्ट से जो है ये आइलैंड्स बन जाते हैं, और ये इधर उधर मूव करते रहते हैं, कभी इधर आ जाए, कभी इधर आ जाए, कभी आ जाए, हो सकता है कि ऊपर ही पानी आ जाए, पूरे ही खत्म हो जाए। तो बांग्लादेश ने कहा है कि रोहिंग्या जो हैं रिफ्यूजी हमारे यहाँ कैंपों में ये है, वहाँ बहुत ज्यादा भसड़ हो गई, मतलब सॉरी, बहुत ज्यादा जो यहाँ पे भीड़ भाड़ हो गई है, तो उनको वहां से निकाल के हम यहाँ भाषण 4 में, भाषण और भाषण मिक्स हो गया, भाषण 4 में जो है हम डाल देंगे, वहां जाके भाषण मचाएंगे, ये वाली बात है। ठीक, और वहां पे अब लोग जो है राइट एक्टिविस्ट कई सारे आ गए कि अरे यार तुम ऐसे फ्लोटिंग आइलैंड जो है 4 आइलैंड को पे तुम भेज दे रहे हो, कल को ये पूरा ही मिट जाएगा, ये तो कहाँ जाए चले जाएंगे। तो बांग्लादेश को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात पे, क्योंकि रोहिंग्या जो है वो है म्यांमार के, और म्यांमार उनको रोहिंग्या जो है मुस्लिम्स हैं एक्चुअली। ठीक, उनको मानते ही नहीं है कि वो म्यांमार के सिटीजन्स हैं, इनको स्टेटलेस भी बोला जाता है, इनकी मतलब किसी कोई स्टेट नहीं, जैसे आप इंडियन सिटीजन हो तो आप इंडिया के हो, इनको कहीं का भी स्टेट का नहीं माना जाता। इनको पीछे एक संज्ञा दी गई थी क्या, कि ये लोग बोट पीपुल है बेचारे ना, जो है आपके बे ऑफ बंगाल में जो है नाव पे ही टहलते रहते हैं, कभी इधर से कभी उधर। ठीक, बे ऑफ बंगाल में क्रिसमस आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास में, वहां भी कई सारे लोग गए थे। और इनकी एक जो है रोहिंग्या की क्या है कि अरसा नाम से, अरसा नाम से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसकी वजह से 2015 में इनको जो है मतलब एक मौका मिल गया रोहिंग्या ये म्यांमार के लोगों को, कि उन्होंने ये अरसा ने, अरसा का फुल फॉर्म क्या है आपका, अराकन, अराकन योमा, योमा क्या होता है माउंटेन रेंज को, अराकन एक योमा, अराकन रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी, मोक्ष मतलब दिलवाएंगे। तो ये ज्यादा उछल रहे थे, तो इन्होंने जो है म्यांमार के जो वो थे सोल्जर, उन सब ने जो है रोहिंग्या को ही भगा दिया, बहुत सारे लोगों को। तो ये है पूरी कहानी। अब जो थोड़ा सा इसमें जो है समझ लेते हैं, बे ऑफ बंगाल 20 साल से पहले, 20 साल पहले ये आइलैंड बना है, कौन, भाषण 4 ये एक्सपोजर, और ये कभी भी वेदर और डिस्टेंस मेनलैंड से थोड़ा दूर है। और ये सिंस बांग्लादेश फर्स्ट रेज द आइडिया, मतलब कि रोहिंग्या को भेज देंगे इस पर, 2015 में बांग्लादेश ने बोला था, और इस वाले आइलैंड पे जो कि 4, अच्छा 4 चपोरी करके मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो दिया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार देख लेना उसको। 4 बहुत हो रहा, हो सकता है कि पूछ ले। ठीक, तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिएगा वो वाला भी, तो आपको याद हो जाएगा। भाषण 4 जो है 1600 अदर अर्ली अराइव्ड अर्लियर दिस मंथ, साउथ एशियन नेशन है, रीलोकेट करना चाहते हैं, 1000 डीकंजेस्ट करना चाहते हैं रिफ्यूजी कैंप्स को, वही सारी बात मैं पहले बता चुका हूं आपको। रोहिंग्या कौन है, रोहिंग्या आपका देखो उइघर्स हो गया, समझना मेरी बात, उइघर्स हो गया, ये कहां पर है, चाइना में, जिंगजियांग प्रोविंस में। ठीक, इस टाइप की जो आपकी परसिक्यूटेड मतलब परेशान करी हुई जो कम्युनिटीज हैं, इनके नाम याद रखना किस कंट्री में है। ठीक, या फिर किस प्रोविंस में है। रोहिंग्या जो है रखाइन प्रोविंस में थे, म्यांमार के रखाइन प्रोविंस में। इसकी सामरिक क्या महत्व है वो अभी मैप में समझाऊंगा, यानी कि आपका क्या स्ट्रेटेजिक जो है सिग्निफिकेंस है वो अभी बताऊंगा। ठीक, ये स्टेटलेस इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप है।
ठीक। और ये प्रीडोमिनेंटली जो है इस्लाम इनको फॉलो करते हैं, रखाइन स्टेट में है म्यांमार के। इनको जो है कई सारे 2017 में डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस हुआ, 2017 में सॉरी, 7,40,000 फ्लड हो गए। इंडिया में 40,000 बताए जाते हैं। और कौन बताता है ये चीज? ये सारी चीजें जो है होम मिनिस्ट्री बताती है। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे ये इस चीज को ध्यान से देखना, थोड़ा सा ब्लर है ये वाला मैप, लेकिन ध्यान से देखें। ये है वो भसड़ चार वाला आइलैंड। ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे देखना है कि ये ऐसे देख लेते हैं। यहाँ ये है रखाइन स्टेट। ठीक, हल्का हल्का दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है एक है सितवे, पोर्ट ऑफ सितवे। तो इंडिया से एक प्रोजेक्ट जा रहा है जिसका नाम है कालादान प्रोजेक्ट। ये मल्टी मॉडल है। क्यों? देखो यहाँ से आपका होरा करके एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां से पानी के रास्ते बे ऑफ बंगाल में होते हुए सितवे पहुंचेंगे हम लोग। और सितवे से जो है आपका जो है कलेतवा पलेत, ये पहले तो रिवर है कालादान जिसके नाम पे प्रोजेक्ट है। फिर वहां से रोड के थ्रू जो है, रोड क्या है, कलेतवा, पलेटवा और कलेटवा, यही नाम है, मुझे अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, ये करते हुए ये मिजोरम से मिलती है, इतनी ध्यान रखना बस बात। ठीक, मिजोरम से मिलता है यहाँ पे, फिर बांग्लादेश नहीं जाना पड़ता है। तो इंडिया वाले क्या है कि यहाँ से ऐसे जाके नॉर्थ ईस्ट में एंट्री कर जाते हैं। पूरा जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और बहुत लंबा सफर नहीं तय करना पड़ता है। ये मेरी मतलब यहाँ पे बताने वाली बात है। ठीक, साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट और यहाँ पे है कि रखाइन प्रोविंस से ही चाइना की एक गैस लिंक जा रही है। चाइना जो है यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो बना रहा है इंडिया को घेरने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत, उसमें जो है पोर्ट बना रहा है कयाक प्यू करके। थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है लेकिन नाम ऐसे ही है, कयाक प्यू। ये चाइना से गैस लिंक यहां तक आ रही है, यहां से गैस वैस ये जो है पोर्ट बना रहा है और डीप पोर्ट बना रहा है। डीप पोर्ट बनाने से जानते हो क्या खतरा है? कि यहां पे सबमरीन्स या फिर नेवल शिप्स भी आके डॉक कर सकती हैं, जिसकी वजह से इंडिया कह रहा है कि हमको मत घेरो। ठीक, अच्छा नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंडिया और कतर। देखो कितनी सारी चीजें मैंने आपको उससे रिलेटेड बताई। आप लोग अगर अगर अच्छा लगता है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक का आप लोग ने बहुत ही अच्छे से जो है कल भी परसों भी रिस्पॉन्स दिया था, और अब तो साल का एंड हो रहा है, तो आज जो है लाइक का जो है वो बनाते हैं जो टारगेट, वो आपका बनाते हैं 160 लाइक्स का। ठीक, सिर्फ 160 लाइक्स हैं, 2000 लोग करीबन देख रहे हैं। 160 लाइक्स में आपका क्या हो जाएगा, फ्री में है। लाइक करिए और भैया कमेंट आंसर तो जरूर देना है। क्यों? क्योंकि जो आंसर देगा वो सिलेक्शन लेगा, ये हमारा नारा है और इसको हमने फुलफिल करना है। सिलेक्शन जरूर लेना है तो आंसर भी जरूर देना है। इंडिया और कतर, कतर कहाँ है आपका? पर्शियन गल्फ में एक जो है आपका देश है। ठीक, मैप में इसको नहीं अगर ना भी दें कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहां से एक सेकंड, इसमें मैप दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। ठीक, तो इसको वहां पे मैं समझा दूंगा अभी। देखिए ऐसा है, जयशंकर जो थे एक्सटर्नल अफेयर अभी हैं, सॉरी, पहले तो इनको देख लेते हैं। एंटी डिफेक्शन एक्ट के अंतर्गत एक चीज है, क्योंकि हम लोग इंटरलिंकिंग वाली चीजें पढ़ते हैं, एक टॉपिक से 10 टॉपिक याद कर लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ में एक जो है वो है आपका रियायत दी गई है कि आपको डिफेक्शन के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। वो क्या है कि आपको अगर नॉमिनेट कर दिया जाए, ठीक, आपको मेंबरशिप जो है एमपी बना दिया जाए मान लीजिए, या फिर एमएलए बना दिया जाए, और आप 6 महीने के अंतर्गत किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं अंदर, तो आपकी जो सदस्यता है वो भंग नहीं की जाएगी, आपको लो डिफेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन 6 महीने की बात करते हैं तो आपकी सदस्यता जो है और वो भंग कर दी जाएगी, आप मेंबर नहीं रह सकते, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो। जयशंकर जो है चुनाव नहीं लड़े थे, ना ही ये कहीं से कहीं जीते थे, इनको सीधे कैबिनेट में भर्ती किया गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया और इसी के द्वारा ठीक नॉमिनेट किया गया। 6 महीने के अंतर्गत ये किसके मेंबर बन गए आप जानते हैं। ठीक, और मतलब बीजेपी पार्टी बन गए, और एक्सटर्नल मिनिस्टर तो पहले ही बना दिए गए थे। अब ये बायलैटरल मल्टी फैसेटेड जो है बायलैटरल वाली वो कटर के साथ हम किसमें काम करेंगे? एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर, डिफेंस, सब कुछ कर डालेंगे। ठीक, कुछ छोड़ेंगे नहीं। वेस्ट एशिया से मैपिंग एक्सरसाइज प्लीज प्लीज प्लीज, मैं भी खुद कराता जा रहा हूं, आप लोग भी करो, आएगा क्वेश्चन पक्का। इंडिया आउटगोइंग रीच है वेस्ट एशिया जो है ना, लुक वेस्ट पॉलिसी वाली जो है उसको वो करना चाहते हैं,
और कतर जो है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जो है आपका पार्ट है, ठीक। गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल है उसमें 6 देश हैं, ठीक। आपका कौन कौन है समझिएगा, ऐसे मैं मैप में दिखा रहा हूं, ऐसे बना थोड़ा सी कहीं कहाँ लेते हैं जगह, ये है, ठीक। देखो ये है कुवैत, अब ये पर्शियन गल्फ है। कुवैत के बाद आपका आ गया यहाँ पे सऊदी, फिर यहाँ पे आपका आ गया बहरेन, फिर ये कतर आ गया, फिर यूएई, और यहाँ पे है ओमान, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 ये सब अरब कंट्रीज हैं। अरब मतलब अरब स्पीकिंग है, लैंग्वेज वाली इनकी वो है। और ये ऐसे करके जो है आपका ये पूरा जो है पर्शियन गल्फ में है। ईरान नहीं है इसमें, ईरान नहीं है इसमें, ना ही यहाँ पे इराक है, ध्यान रखना, ठीक। ये सिर्फ 6 कंट्रीज हैं, सऊदी, कुवैत, आपका बहरेन, आपका जो है ये कतर, ये आपका यूएई और ओमान। आप लोग से बहुत ही ज्यादा कठिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जिसमें मतलब ये देखा गया है कि 95% लोग जो है गलत आंसर देते हैं। कुवैत की राजधानी का नाम क्या है? कुवैत की राजधानी का नाम, कैपिटल का क्या नाम है? तो आप जब एक इसकी लिखोगे तो बाकी की भी लिख लेना, ठीक है। तो ये वाली बात है, जीसीसी आपको बता दिया। ईरान नहीं है, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। यमन भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना, यमन भी नहीं है जो सऊदी के नीचे पड़ता है। और यमन में जो है हूतीज एक कमिटी है, हूती कमिटी। आप देखो आज कौन कौन सी कमिटी बता दी, यूइगर बता दी, रोहिंग्या बता दी, हूतीज बता दी। हूतीज जो है आपके यमन में है, ठीक। आपका जो है कतर क्या हो गया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जो है। अच्छा ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है, आर्थिक और राजनीतिक यूनियन है, ये मिलिट्री यूनियन नहीं है। कहीं अगर ये यूपीएससी इस तरीके की भी स्टेटमेंट पूछ लेता है कि मिलिट्री काउंसिल या डिफेंस काउंसिल है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक। मतलब कथित तौर पे तो नहीं है। तो जो ऑफिशियल जो बताया गया वही पूछेगा। ये कोऑर्डिनेशन करेंगे, समन्वय बैठाएंगे और उसका म्यूचुअल सारी बातें करेंगे, एक्सपोर्ट एजुकेशन पे काम करेंगे, ये सब सब में होता है ये, ठीक। कोविड-19 के बाद जो है इन्होंने, कतर ने ये बोला कि इंडियन जो कम्युनिटी है बहुत अच्छी है और हम और बिजनेस बढ़ाएंगे, यही सारी बातें हैं। कोविड-19 का जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई वो सब सही कर देंगे। और यहाँ पे क्या है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, इन्वेस्टमेंट आ सके कतर इन्वेस्टमेंट एजेंसी अथॉरिटी से। कतर के पास पैसा बहुत है, ये बात समझ लो, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा है, इसलिए लोग जो है इसको वो करते हैं और इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से इंडिया में लाना चाहते हैं, ठीक। और कतर की जो अभी इसके से रिलेटेड 2-3 और इंटरलिंकिंग करके बढ़िया हम समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है कतर की, दोहा नाम है, उससे दोहा जो है क्या क्या चीजें हम इंटरलिंक कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज में अभी आपको समझाऊंगा। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज आउटगोइंग, मतलब हम यही है वेस्ट एशियन कंट्रीज से ज्यादा से ज्यादा जो है एक वो करना चाहते हैं, उनसे इकोनॉमिक वो बढ़ाना चाहते हैं रिलेशनशिप। कोविड-19 का इम्पैक्ट कम पड़े, इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है आपकी वेस्ट एशिया में, ठीक। और केरला से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, तो उनकी जो है और रेमिटेंस भी हमें मिलता है उससे। रेमिटेंस, रेमिटेंस क्या है कि जो एक्सपर्ट्स हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं वो भारत में वापस पैसा भेजते हैं, ये रेमिटेंस जो है, क्योंकि फॉरेन करेंसी के उसमें आता है तो हमारे फॉरेक्स में भी जुड़ता है। अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि जो है रेमिटेंसेस से अवर इंक्रीजेस फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होता है, तो हाँ सही बात है। मान लीजिए इन्होंने दिनार भेजा, रियाल भेजा, ठीक। अच्छा इनकी करेंसी भी लिखना कैपिटल के साथ में, तो दिनार भेजा तो ये आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई फिर इसको जो है रुपी में कन्वर्ट करके देगा, तो फिर रुपी जो है यहाँ पे इंडिया में यूज होगा। तो ये फॉरेन करेंसी में हो सकता है ना, दिनार से हो सकता है डॉलर खरीद ले यहाँ आपका आरबीआई, ठीक। अच्छा दोनों लोग एग्री कर गए हैं कि मूवमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए एक कंट्री दूसरे कंट्री पर सेफ तरीके से। अब देखो ये जो जीसीसी कंट्री मैंने आपको बताया उसमें बहरेन ही एक ऐसी कंट्री है जो कि आइलैंड है, ध्यान रखना, हो सकता है ये पूछ ले विच ऑफ द, ये कतर जो है आइलैंड नहीं है। हालांकि सऊदी ये कह रहा है कि यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसा एक वो बना देंगे कि आइलैंड में तब्दील हो जाए। सऊदी एक्चुअली, कतर जो है थोड़ा सा ईरान के प्रो है, थोड़ा सा शिया सुन्नी वाला आपने सुना ही होगा, शिया सुन्नी वाला थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो सऊदी जो है वो सुन्नियों का जो है वो पक्ष लेता है और शिया जो है वो ईरान का, तो ईरान के थोड़ा क्लोज माना जाता है कतर। और कतर में पहले कुछ सालों में ये भी था कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जो वो है वो क्या कहते हैं इंटरनेट, वो यहाँ पे था। कतर में ही अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप भी है, क्या ये सही है कि नहीं एक बार बताइए,
जो चीज मुझे याद आती जा रही है ये होती है इंटरलिंकिंग इस तरीके से। अच्छा चलिए इंटरलिंकिंग कर लेते हैं दोहा से। दोहा अगर आपके दिमाग में आया, दोहा कैपिटल है कतर की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए तुलसीदास के दोहे और सारी बात। पहली चीज समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एस्से में बहुत काम आएगा और वैसे भी आपको याद करने में। दोहा के साथ में दूसरी चीज क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या हुआ, यूएस का तालिबान के साथ, तालिबान कहाँ का, अफगानिस्तान वाला, ठीक। तो उनके साथ में एग्रीमेंट हुआ था मार्च 2020 में, पीस डील हुई थी, ठीक। दोहा का जो है आपका क्या चल रहा है, डेवलपमेंट एजेंडा, ठीक। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा ये किससे रिलेटेड है, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि ट्रेड बैरियर्स कम करने हैं और एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील जो कंट्रीज जैसे इंडिया चाइना भी है अभी, उनके लिए फायदेमंद ये कही जा रही है। इसीलिए अभी तक ये जो है पास नहीं हो पाई है। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा कब से चल रहा है, 2001 से, जब फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था आपका किसका, डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक। ये सबको याद कर लेना। सबसे हाईएस्ट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है डब्ल्यूटीओ के अंदर वो कौन होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ही होती है। इसके बाद क्या है, दोहा अमेंडमेंट। कितनी चीजें, 5 चीजें कम से कम सीखेंगे हम लोग। दोहा अमेंडमेंट क्या है, दोहा अमेंडमेंट ने क्योटो प्रोटोकॉल जो कि यूएनएफसीसीसी से मतलब के अंतर्गत आता है, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट करके इसको 2013 से 2020 तक लागू कर दिया। किसमें किया गया चेंजेस, दोहा अमेंडमेंट किया गया क्योटो प्रोटोकॉल में, और 2013 से ये सेकंड इसका शिफ्ट था, पहले वाले के बाद 2020 तक किया। अब कौन सा लागू हो जाएगा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो जाएगा लागू, ठीक, 2021 से, ठीक। इसके बाद क्या है आपका दोहा डेक्लेरेशन, ठीक। दोहा डेक्लेरेशन क्या चीज है कि आपको डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत ही एक आता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक, ट्रिप्स इसको बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या है कि पेटेंटिंग और ये सारी चीजें होती हैं। तो कोई दवा अगर मान लीजिए है और बहुत उसका पेटेंट है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में उसको जो है जरूरत है कि भाई कई लोगों को फायदा हो सकता है, तो उसका क्या है कि आपको कंपलसरी लाइसेंसिंग मिल जाएगी और आपको पेटेंट के बराबर जो भी दवा है, ठीक, जैसे ग्लीवेक थी, इस पीछे आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, शायद नहीं भी सुना होगा, नेक्स्ट बार, तो आपको कंपलसरी लाइसेंसिंग मिल जाएगी इस दवा का। आप पेटेंटेड दवा को जो है अपने यहाँ जेनरिक ड्रग की तरह मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आपको जो है पेटेंट यहाँ पे कुछ भी जो है मतलब आपको रोका नहीं जाएगा, सीधी सी बात है ये। तो ये दोहा डिक्लेरेशन हमने पढ़ा, यहाँ पे दोहा अमेंडमेंट पढ़ा, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा डब्ल्यूटीओ में जो है ट्रेड बैरियर को कम करने से रिलेटेड पढ़ा, दोहा एग्रीमेंट पढ़ा जो यूएस अफगानिस्तान तालिबान से रिलेटेड है, दोहा के जो है हमें तुलसीदास और कालिदास के पढ़ने चाहिए, ठीक। समझ में आया, कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा जो भी मैं आपसे आंसर्स पूछता हूं, क्योंकि जो आंसर देगा वो सिलेक्शन जरूर लेगा जीएस पेपर 3। अब देखो स्पेशल जीरो कूपन रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स की बात करिए, किसने, गवर्नमेंट ने करी है। गवर्नमेंट ये निकालेगा किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू। बेसिक समझ लो, रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, कैपिटलाइजेशन मतलब पैसा, ठीक, पैसा देना है। बॉन्ड मतलब क्या होता है, प्रोमिसरी नोट। एक कोई नोट है उसमें लिखा हुआ है मैच्योरिटी का टाइम, उसमें लिखा हुआ कितना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्या हम बोलते हैं यहाँ पे, कूपन, कितना ब्याज दे रहे हैं या फिर कूपन दे रहे हैं, ठीक। और साथ ही साथ इसमें अभी की वैल्यू लिखी हुई है, टाइम, इंटरेस्ट और अभी की वैल्यू, फेस वैल्यू भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि जीरो कूपन बॉन्ड की बात हो रही है। अभी रिकैपिटलाइजेशन बताऊंगा क्या चीज है। तो जीरो कूपन के बाद ये के बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इसमें जो है आपका, इसमें मान लीजिए 100 रुपए लिखी हुई है वैल्यू, ठीक। तो इसको जो है आप जो है डिस्काउंट पे कुछ खरीदोगे, मतलब आप इसको अभी 80 रुपए पे खरीद लिया आपने, 100 रुपए लिखा हुआ है इस पे, 1 साल की मान लीजिए वैलिडिटी, तो 1 साल के बाद आपको 100 रुपए मिल जाएगा, अभी आप डिस्काउंट खरीदोगे। ये वाली बात है जीरो कूपन बॉन्ड, इसे ये कहते हैं कि इसके ऊपर कोई ब्याज आपको रेगुलरली पीरियोडिकली नहीं मिलेगा। जो फेस वैल्यू है उसको अभी कुछ कम पैसे में 95 रुपए मिला, 1 साल बाद आपको 100 रुपए मिल जाएंगे पूरे। बस ये बात है, मैच्योरिटी पे जो है, जो इसके ऊपर लिखी हुई जो है राशि वो आपको मिल जाएगी। अब रिकैपिटलाइजेशन का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के कई सारे बैंक्स हैं, ठीक, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, ये गवर्नमेंट का बैंक है। तो गवर्नमेंट को बैंक की अब क्या है, बुरी हालत है कि ज्यादातर पीएसयूज की क्यों बुरी हालत है,
क्योंकि इनको जो है देना पड़ता है पब्लिक सेक्टर लेंडिंग, एग्रीकल्चर, आपका जो है रिन्यूएबल एनर्जी, कई सारी ऐसी जगहें, कई सारे ऐसे कमजोर जो है ऐसे ऋण धारकों को देना पड़ता है जिन्हों इनको वापस नहीं कर पाते हैं। और हमारे जो है देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, जैसे कि फार्म लोन वेवर, ठीक। तो उसकी वजह से क्या है कि जो पीएसयूज हैं वो सब बिल्कुल धाराशायी हो चुके हैं, ज्यादातर पब्लिक जो गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड ला रही है, जीरो कूपन वाले, वो मैंने आपको यहां समझा दिया, ठीक। स्पेशल नाम जोड़ दिया कि स्पेशल लगे। तो उसमें क्या है कि इस ऐसे बॉन्ड से जो पैसा इकट्ठा होगा ये बॉन्ड देंगे, ठीक। किसी कुछ निर्दिष्ट यानी स्पेसिफाइड लोग बैंक्स को ही दे सकते हैं, सबको नहीं। ना वो ट्रांसफर कर सकता, ना वो किसी कहीं ट्रेड कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है, उसी पर रहेगा। और जो पैसा मिलेगा वो उठा के किसको, ऐसे बैंक्स जो थोड़े से गिरने के कगार पे हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक की बात हो रही, तो उनको कर देगा। तो रिकैपिटलाइजेशन, जिसके पास कैपिटल पैसा नहीं है उसमें फिर से जो है पैसा हम डाल रहे हैं पूंजी, वो बस रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स कहा जाता है। ये है पूरी कहानी। अब फैक्ट देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे यही एडुकेसी, अच्छा, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स को जो है यहाँ मीट कर सके बैंक रिकैपिटलाइजेशन इसलिए किया जाता है। कैपिटल एडुकेसी नॉर्म क्या है, ये बेसल कमिटी एक है, ठीक, आईबीएस की, बीआईएस की, सॉरी, बीआईएस का क्या फुल फॉर्म बताइए। बेसल कमेटी ने बताया कि 8% होना चाहिए, लेकिन आरबीआई ने कहा है कि 9% या फिर 12% करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या चीज है कि जैसे आपके पास मान लीजिए पैसा, कैपिटल आपके पास होना चाहिए 64 रुपए, ठीक। अगर 8 रुपए का आपने कोई रिस्क वेटेड एसेट कर रखा है, या फिर आपको लग रहा है कि रिस्क है, एसेट, एसेट क्या होता है, लोन आपने दे रखा है बैंक ने, बैंक ले लोन जो है एसेट क्यों होता है, क्योंकि इसी से उसको जो है इंटरेस्ट मिलता है, तो पैसा कमाता है, तो ये एसेट हुआ उसके लिए। तो अगर 8 रुपए का आपने कर रखा है, इस तरीके का रिस्क एसेट कोई है आपके पास, रिस्क वेटेड एसेट है, तो आपको 64 रुपए कैपिटल की तरह रखनी चाहिए। 8 से 64 गया, 8 रुपए बचा, 8% हुआ, समझ रहे हो, ये 8% होना चाहिए इस तरीके से, ठीक। इंटू आप ये 100 कर लो तो 8% हो गया, समझ में आई बात। ये इसी को बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी नॉर्म, आसान सरल भाषा में। अब देखो गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज करनी है कैपिटल, और ये इनके पास कैपिटल थी नहीं, इसी के लिए सारी बात हो रही है। शेयर होल्डर जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट होती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया उनको पैसा दें। इन्फ्यूज करेंगे नए बॉन्ड अब गवर्नमेंट किस तरीके से कैपिटल को मतलब कैसे बनाती है, या तो वो नए बॉन्ड बाय कर ले नए शेयर्स को, या फिर बॉन्ड्स कर दे। बॉन्ड यहाँ पे रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड को डाला जा रहा है। वही बॉन्ड है सिंपल जो है फिर से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन डाल सकता है, और वो फिर ओनली दोज बैंक्स whoever so specified, जो बताया, जिनको कहा गया, सिर्फ वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते इस बॉन्ड को, और सिर्फ उसी बैंक तक लिमिटेड होता है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, और मैच्योरिटी तक रखना ही पड़ेगा, ये वाली बात है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, डिस्काउंट प्राइस पे आपको दे दिया जाएगा, और मैच्योरिटी पे जो भी उस पर लिखा हुआ वो उतना पैसा आपको मिल जाएगा। जीरो कूपन या फिर जो है आप ये समझ लो कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है। द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड एंड द पार वैल्यू एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इंडिकेट्स इन्वेस्टर रिटर्न। वहीं 100 रुपए का था, मान लीजिए आपने 95 रुपए में खरीदा, तो जो 5 रुपए का जो है डिफरेंस वही आपका रिटर्न है, ठीक। और ज्यादातर ये 10 से 15 साल के होते हैं, सिंपल यही सारी बातें हैं। बॉन्ड क्या है, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है, लोन आपको एक तरीके से लोन देता है। ये शेयर क्या होता है या फिर इक्विटी क्या होता है कि आपको पार्टनरशिप देता है, ठीक। आपका ये पूरी तरीके से बॉन्ड जो है ऋण होता है। लेकिन एक बात याद रखना, इलेक्टोरल बॉन्ड जो आता है वो जो है पॉलिटिकल खाली फंडिंग की जाती है, वो कोई लोन वोन नहीं है, वो खाली मतलब ऐसे ही उसको जो है बनाया गया पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, ठीक। यही सारी बात है इसमें। बॉन्ड कई सारे टाइप के होते हैं। जिल्ट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है वो उनको जिल्ट बॉन्ड्स कहते हैं। इतनी सारी चीजें एक साथ यहां बता दूंगा। आपका 30 से 40 मिनट का जो वीडियो होता है उसमें मैं कम से कम जो है 5-6 महीने, कम से कम 5-6 महीने, 5-6 घंटे की मेहनत को जो है एकदम परोस देता हूँ 30 से 40 मिनट के वीडियो में। जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट जरूर करना है आंसर्स को। बॉन्ड जो है एक तरीके का एसेट है, आप दिखा दो कि मेरे पास देखो ये है, इन्होंने मुझसे लोन लिया है और ये मुझे वापस करेंगे, बस ये एक तरीके का प्रूफ वाली चीज हो गया। इसको क्या बोलते हैं, IOU भी बोलते हैं, जो कि बताता है कि डेप्ट ले रखा है।
बॉन्ड्स आर यूज बाय कंपनी और इन सबसे होता है अपने पैसा उगाने के लिए और वो करने के लिए, सिंपल सी बात है। आगे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एक आया है ब्लू फ्लैग होस्ट हो गए हैं अब। ब्लू मतलब फ्लैग वहां पे फहरा दिए गए हैं 8 बीचेस पे इंडिया में। सिंपल क्या है, ये एक तरीका सर्टिफिकेशन है, ठीक, प्रमाण पत्र है कि हमारे जो बीचेस हैं, वो काफी साफ सुथरे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, सस्टेनेबल हैं, ये सारी बात है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सर्टिफिकेशन मिल गया, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर काफी वाहवाही करी और जाके इसमें कह दिया ये सर्टिफिकेशन जो है बीचेस को मिला है। और इसमें इंटरनेशनल जूरी बैठी थी, इसमें यूएनईपी, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूनेस्को, आईयूसीएन, आईएलएस, ये आपका क्या है इंटरनेशनल लाइफ सेविंग वाले हो गए, और ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है। ये सब लोग मिलके अवार्ड दिया गया कोपनहेगन डेनमार्क में। अब आप लोगों को क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे को विजिट करके इनका कम से कम, ये चाहो तो 2 छोड़ भी देना, कम से कम जो है इनका अबाउट अस जरूर पढ़ना। किसका, यूनेस्को, आईयूसीएन। अच्छा, यूनेस्को बिना देखे आप लोग ये बताओ कि एस का क्या मतलब है, ठीक, बिना देखे ऐसे ही कमेंट करो, मैं कहता हूं देखें कितना सही होता है, बाद में चेक कर लेना, एडिट मत करना, ठीक है। उसके बाद यूएनईपी, डब्ल्यूटीओ इनका करना, ये सर्टिफिकेशन है एक तरीके इको लेवल देता है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन एफई जो है डेनमार्क में, और इसके स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया 33। इंडिया में कौन से ऐसे हैं, कापड़ केरला, शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव, कसारगोड पादुबिद्री आपका जो है कर्नाटका, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा, और आपका राधानगर अंडमान निकोबार। इंडिया जो है अब लीग में शामिल हो गया 50 ब्लू फ्लैग सॉरी कंट्रीज में, और स्पेन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ पे हैं ब्लू फ्लैग वाले सर्टिफिकेटेड बीचेस, ठीक, और इसमें 566 है, ग्रीस के पास 515 है, और 395 जो है वो फ्रांस में है। इंडिया में जो है काफी ये सस्टेनेबल, ये चालू मतलब डेवलपमेंट के लिए कोस्टल रीजन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके उसके लिए चालू किया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे किया गया था, जो कि कब होता है, 5 जून को होता है, ठीक। और इसमें जो है एक उन्होंने एक बीच क्लीनिंग कैंपेन चलाया था, आई एम सेविंग माई बीच, ठीक है, मतलब क्या होता है बीच, हाँ मतलब वही गोवा वाले बीच हो वहीं सारा, ठीक। और 13 कोस्टल स्टेट्स में चालू किया था, और यहाँ पे इन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया था, ये जरूरी है, बीम्स नाम से, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। एस्थेटिक क्या होता है, देख रंग रूप सही दिखे, ये सारी बातें हैं। 10 कोस्टल एरियाज में थे, इंटरनेशनल लेवल के क्लीननेस किया, ओवर इतना सारा सॉलिड वेस्ट निकाल दिया, सिंपल फैक्ट्स हैं। और अच्छा ये बताइए, पॉइंट नीमो नाम सुना है आप लोगों ने, पॉइंट नीमो ये कहाँ पे है, अच्छा किस ओशियन में, ये बताइए, और क्यों ये फेमस है, ठीक है, क्यों ये फेमस है ये बताना है आप लोग को। अच्छा, इंडिया जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी 2025 में। देखिए यूके को इंडिया ने हरा दिया था 2019 में, 5वीं इकोनॉमी बन गई थी, लेकिन 2020 में जो कोविड आ गया उसकी वजह से फिर से खिसक गई, और अब जो है माना जा रहा है कि 2024 तक इंडिया इससे पीछे रहेगी, 2025 में फिर से यूके को हरा पाएगी, ये वाली बात है। और दुनिया में इंडिया जो है 2030 में जाके तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगी। ये किसने बताया, CBR एक है संस्था, यूके की है और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक फोरकास्ट करती है, उन्होंने बताया है, ठीक। इंडिया ने ओवरटेक कर लिया था, लेकिन फिर से कोविड की वजह से फिर से वापस हो गई है, 2024 तक नहीं कर पाएगी, 2025 में कर लेगी, सिंपल बात ये बताइए। इन्होंने फोरकास्ट किया है कि 2021 में हम 9% बढ़ेंगे, 7% जो है 2022 में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो जाएंगे आपका 2035 तक, ठीक। और ये हम लोग का जो अभी 9 और 7 बता रहे हैं, तब हम लोग 5.8% पे बढ़ेंगे। इंडिया जो है जर्मनी को 2027 में और जापान में 2030 को कर देगी, और उसके बाद ही तो बन पाएगी 3rd नंबर पे, क्योंकि पहले 2 पे कौन बैठे हुए हैं, पहले 2 पे बैठे हुए चाइना और फिर यूएसए। क्या हुआ, अचंबा हुआ, हाँ यही होने वाला है। इसके अनुसार ये कह रहे हैं कि 2028 में चाइना यूएसए को पछाड़ देगा, यूएसए 2nd नंबर पे हो जाएगी, और 3rd नंबर पे कौन है, अपना भारत, ये बात है, ठीक। इसके बाद हम लोग आ गए अपने प्यारे प्यारे सेक्शन में, कौन बनेगा आईएएस पीसीएस वाले फॉर्म पे। अब देखिए यहां पे सबसे पहले आप लोग क्या देखना है, ट्रू की पूछा कि फॉल्स, फिर उसके बाद ये पराया समाधान,
ठीक, ये एक तरीके का न्यू आपका जो है ग्रीवांस रिड्रेसल मतलब शिकायत निवारण तंत्र है, ओडिशा के द्वारा चालू किया गया। क्या ये सही है कि गलत? दूसरा कि प्राय समाधान रिड्रेसल इन नेबरहुड में कराना उसके लिए है, और ये एड्रेस नहीं करता मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स को, लेकिन ये फिर भी एड्रेस करता है म्युनिसिपल लोकल सर्विस गैप्स को थ्रू स्पेसिफिक मिशन मोड टू रीच आउट टू द नेबरहुड। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है ये बात ध्यान देने वाली कि ओडिशा नहीं है, ये न्यू ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म तो है लेकिन ये वेस्ट बंगाल का है। ठीक, और दूसरी बात ये है कि ये 2 जनवरी से चालू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा, और इसमें क्या है कि दिस विल बी सप्लीमेंट्री टू द्वारे सरकार। दुआरे मतलब आपके डोर पे आने आके जो है पूछेगी कि भैया ये स्कीम है, बताओ क्या आपको मिल रहा है इसका फायदा कि नहीं मिल रहा है। वेस्ट बंगाल में है हो रहा है ये चीज। अच्छा, वेस्ट बंगाल में क्यों हो रहा है? इतनी इतनी आवभगत क्यों? चुनाव आ रहे हैं। ठीक, चुनाव आ रहे हैं तो जनता के पास जाएंगे, फिर बेवकूफ बनाएंगे। ठीक है, दुआरे सरकार इज एन इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्प्रेड ओवर 60 days फॉर द डिलीवरी ऑफ द स्पेसिफिक स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप्स ऑफ द पीपल थ्रू आउटरीच कैंपेन्स कैंप्स ऑर्गेनाइज्ड एट द लेवल ऑफ ग्राम पंचायत म्युनिसिपल वार्ड लेवल। द्वारे सरकार राज्य सरकार की एक पहल है जो ग्राम पंचायत और नगर पालिका वार्ड स्तर पर आयोजित आउटरीच शिविरों के माध्यम से राज्य सरकार की विशिष्ट योजनाओं को लोगों के घर घर तक पहुंचाती है। सिंपल बात है ये। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है, इसमें ट्रू पूछा गया है। माई स्टाम्प स्कीम एक आई है, ये इंडिया पोस्ट के द्वारा चलाई जाती है, और इसमें यह कि पर्सनलाइज शीट आप पोस्ट मतलब आप अपने घर के फैमिली मेंबर किसी की भी फोटो खींच के भेज दो उनको, उसको ये स्टाम्प लगा देंगे। काफी अच्छी स्कीम है, लेकिन हमारे देश में बड़ी अच्छी बात यह है कि जो है तुरंत अच्छाई को हम लोग किस में बदल देते हैं, अभी बताते हैं। देखिए, एनी पर्सन जो भी चाहे तो सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी भेज दे फोटोग्राफ की। जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा फ्रेंड किसी को भेजो, बहुत अच्छा लगेगा, स्टाम्प उनके उसका आ गया। ठीक, अच्छी बहुत मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कराऊंगा जरूर मैं। अदर इमेज कोई भेज के लोगो सिंबल और ये सब जो है प्रिंट करा लो, स्टाम्प पे हो जाए। लेकिन अभी देखा गया कि इस पे क्या है, एंटी सोशल एलिमेंट्स कई सारे जो है फोटोग्राफ लोग ने भेज भी दिए, और हमारे पोस्ट ऑफिस के लोग जो है इतने ज्यादा होशियार हैं कि अपनी बाबूगिरी से पीछे बाज आता ही नहीं है। उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने छाप भी दिया और ये स्टाम्प बांट भी दिए। ठीक, तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, और इसमें जो है अब इंक्वायरी बैठा गई कि भैया मिस्टेक हो गई, पहले बोल दिया फिर इंक्वायरी कर लिया गया। ठीक, तो इस तरीके का हमारा गाइडेंस आपको अच्छा लगता है, इंटरलिंकिंग ये सब अगर पसंद आता है तो आप लोग हमारे साथ जो है पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपका यूपीएससी का और ईपीएफओ का जो है पेड ग्रुप चल रहा है, इसमें टेस्ट सीरीज पूरा मटेरियल पर्सनल गाइडेंस और इंप्रूवमेंट का पूरे चांसेस रहते हैं। आपसे सारी गलतियां अभी करा लेंगे ताकि आपके एग्जाम में गलती ना हो। 8564880530 और 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जो आंसर देगा वही सिलेक्शन लेगा। लाइक का आज का एम कितना है? 150 लाइक्स का है सिर्फ। आप लोग 2000 लोग देख रहे हो, कम से कम इसको लाइक जरूर करिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का वो है। पसंद आया था ना? दोहा वाला पसंद आया होगा, इंटरलिंकिंग का। और भी मैंने कई जगह बताया, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बताया, एकदम बिल्कुल ईजी करने की कोशिश करता हूं। आप लोग की कोशिश मुझे मोटिवेट करने की, मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट इसी तरह आपके लिए लाता रहूंगा। तो आज का सेशन इसी तरीके से खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, और नए नए साल के लिए बहुत बहुत बधाई है।